वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। आप लोग ग्रेविटेशन पहले से जानते हैं। आप लोगों ने शायद 9th में या 10th में पढ़ा होगा। कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशन। 9th में जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो इसमें क्या क्या पढ़ा था? बहुत कुछ पढ़ा था। बहुत कुछ में क्या क्या था? कुछ यादें दिलाओ। कैपिटल जी, स्मॉल जी, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और क्या किया था? गोल्ड वाला क्वेश्चन किया था। पोल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा, डिफाइन, ठीक है ठीक। मतलब कुछ कुछ तो पढ़ रखा है आप लोगों ने। अब जो आप पढ़ने जाओगे वो उससे थोड़े से और आगे की कहानी है, तो उससे आगे की कहानी को समझते हैं। देखो, सबसे पहले जिस लॉ के बारे में आपको जान लेना चाहिए, तो बहुत सालों से हम ये बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी आंखों के बियॉन्ड है, वो किस तरीके से मोशन कर रही है। जैसे हमें सूरज दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पे तो अपन है ही। जब हम इन प्लैनेट्स के बाहर और भी सोलर सिस्टम के और भी प्लैनेट्स की बात करें, तो ये प्लैनेट्स आखिर किस तरीके से मूव करते हैं। तो जॉन कैपलर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बात पता करी कि यार देखो, ये हम पता करके आपको बता देते हैं कि इनका मोशन किस तरीके का है। तो उन्होंने हर चीज़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं सबकी मोशन को स्टडी किया और कुछ 3 चीज़ें कंक्लूड करी। उन्होंने अपने 3 लॉज दिए। उन 3 लॉ को आप कैपलर लॉ के नाम से जानते हैं। इनके 3 लॉ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों लॉज के बारे में डिस्कशन तो अपन करेंगे ही करेंगे। एनसीईआरटी में सबसे पहले कैपलर्स लॉ इन्होंने बता रखे हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले कैपलर्स लॉ बता रहा हूँ। मैं कभी भी पहले नहीं बताता। पढ़ाने के लिए पहले अपन आपको फोर्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेरिएशन, ये सब कराने के बाद फिर कैपलर्स लॉ पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन ठीक है, इनकी इच्छा है पहले पढ़ा एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ने की, तो पहले देख लेते हैं। तो इन भाई साहब ने कहा कि यार देखो, जो भी प्लेनेट का मोशन है उसमें जो पहला लॉ है वो इस तरीके से है कि जितने भी अपने पास प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। उस ऑर्बिट की शेप है इलिप्स। आप लोग इलिप्स जानते हैं? तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उस ऑर्बिट की शेप इलिप्स है। अब सबसे पहले आपको इलिप्स पता होना चाहिए। तो इलिप्स के बारे में आपको जानते हैं कि नहीं जानते? अरे यार, हाया ना, कुछ तो बोलो। जानते हो इलिप्स? चलो भाई, ऐसा दिखता है इलिप्स, ऐसे ही दिखता है। इसमें एक एक्सिस ऐसी होती है और एक एक्सिस ऐसी होती है। ये शेप को इलिप्स कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये शेप को इलिप्स नहीं कहते। इलिप्स होने के लिए ढेर सारी कंडीशंस हैं। इलिप्स दिखने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो शेप बनी होगी, आप 2 फिक्स पॉइंट लीजिए। तो दोनों फिक्स पॉइंट ले लिए, इसका नाम F1 और इसका नाम F2। ऐसा सोच लो, यहाँ पे 2 कील लगा दी, पिन फिक्स कर दी। अब हमने एक रस्सी बांधी। रस्सी ऐसी होती है, ढीली, टाइट नहीं बांधी, ढीली बांधी। और अब हमने इसमें ऐसे पेन को फंसा दिया। ये पेन फंस गया। तो जैसे ही अपन ने इसमें पेन को फंसाया, तो पेन को फंसा के हमने इस रस्सी को टाइट किया, तो टाइट होके ये पेन यहाँ पे आ गया। ऐसा दिख गया इतना। अब मैं इस रस्सी को टाइट करते हुए अब मैं इस पेन को घुमा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर आऊँगा तो रस्सी ऐसी दिख रही होगी, यहाँ पर आऊँगा तो रस्सी ऐसी दिख रही होगी। पूरे टाइम पे ये रस्सी टाइट है। और इस रस्सी को घुमा के, इस पेन को घुमा के मैंने जो शेप बनाई है, उस शेप को अपन कहते हैं इलिप्स। समझ गए इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, इलिप्स कैसे बनता है? तो जिन 2 पॉइंट्स पे आपने जहां पर कील लगाई थी, वो पॉइंट्स F1 और F2, इन F1 F2 को अपन क्या कहते हैं? फोकस। ये हमने शायद स्टार्टिंग में पढ़ाया है क्या आपको? है ना। इनको फोकस कहते हैं। प्लूरल में बोलेंगे तो फोकाई बोल देंगे।
इसके सेंटर का नाम अगर O है ओरिजिन का, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D, ऐसे नामकरण कर दिए। तो यहाँ पर जो एक्सिस बड़ी सी दिखाई दे रही है, तो एक एक्सिस जो OB है, OB इज कॉल्ड सेमी मतलब आधी, मेजर मतलब बड़ी। नाम समझ में आया? सेमी मतलब इस पूरे की आधी और मेजर मतलब बड़ी, मतलब ये और ये AC और BD में कौन बड़ा है? BD, इसीलिए उसका नाम मेजर एक्सिस। BD को अपन बोल देंगे मेजर एक्सिस। सिमिलरली AC हो जाएगी आपके पास माइनर एक्सिस, और अगर OA या OC की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा ये सेमी माइनर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को अपन A कहते हैं और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को B कहते हैं। मतलब सेमी मेजर एक्सिस को A से डिनोट करेंगे और सेमी माइनर एक्सिस को B से डिनोट करेंगे। और इसकी जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो इसकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वापस से पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। इलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक है, एरिया क्या होता है? पाई ए बी। और एक यहाँ पे टर्म हमने पढ़ी थी इसेंट्रिसिटी, याद है क्या आपको? इसेंट्रिसिटी का मतलब होता था E अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ या ना, यही था फॉर्मूला। अगर यहाँ पर A और B बराबर हो जाएंगे तो उस केस में ये इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर A और B बराबर हो गए तो ये जो शेप है, ये शेप आपकी चेंज हो जाएगी और ये शेप आपका सर्कल बन जाएगी। हाँ या ना, A और B बराबर होने से क्या शेप बन जाएगी? सर्कल। फोकस से लेके सेंटर तक की दूरी को हम AE से डिनोट, जो लेंथ होती है AE कहलाती है। E के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो मैं यहाँ से OF1 OF2 ये वैल्यू होती है AE। ठीक है, तो और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फिर कितनी हो जाएगी? A माइनस AE। ओके, तो ये पूरी कहानी आपने समझ ली ये पूरे इलिप्स के बारे में। इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये तो सब याद ही था, तो अपन ने बस आपको एक बार रिवाइज कराया है। तो केपलर ने ये बोला कि जब भी आप कोई भी प्लेनेट को देखते हैं तो जो प्लेनेट है जो घूम रहा है वो इस इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, और इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। जो सन है, सूर्य, वो इसके किसी भी एक फोकस पे है। मतलब अगर मैं इसको वापस से बनाऊं तो वापस से दिखने में ऐसा है। यहाँ पर एक सन है, एक ही सन है, और प्लेनेट इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है। समझ गए बात को? अब हो सकता है कि किसी की ऑर्बिट ऐसी हो सन, लेकिन इस बड़ी वाली ऑर्बिट के भी अभी फोकस पे ही होगा। हो सकता है किसी की ऑर्बिट ऐसी हो। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और कौन सा प्लैनेट किसके अबाउट मूव कर रहा है। जैसे अगर सूर्य की बजाय अगर मान लो पृथ्वी के चारों तरफ अगर जैसे मून है, हर प्लैनेट के अपने अपने मून है, तो वो भी इसी तरीके से घूम रहे हैं। तो जो पाथ है, जो पहला लॉ है, वो पाथ के बारे में बताता है कि इसका पाथ कैसा रहेगा। ठीक है, तो उस पाथ का नेचर कैसा रहेगा? इलिप्टिकल। सन कहाँ रहेगा? फोकस पे। इतना बस कंक्लूजन वाली बात है। इस बात को अपन शब्दों में लिख लेंगे। मैं, आप हेडिंग लिख लीजिए, ग्रेविटेशन लिखने के बाद केपलर्स लॉ, और केपलर्स लॉ के मैं शब्दों को लिखा देता हूँ। फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। All planets move around the sun. All planets move around the sun in elliptical orbit. All planets move around the sun in elliptical orbit, having sun at one focus
of the orbit having sun at one focus of the orbit. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस बात को लिखाना इलिप्स की प्रॉपर्टी में चाहिए या नहीं चाहिए? जो मैंने बात बताई ना कि अगर कोई भी पॉइंट है उसकी F1 और F2 से जो अपन ने रस्सी बांधी थी, तो इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि F1 और F2 से उस पॉइंट की दूरी या उस प्लेनेट की दूरी हमेशा समेशन उनका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इस बात को लिखाना है या समझ गए? लिखा दें, लिख लो। When a particle move with respect to two fixed point, when a particle move with respect to two fixed points in such a way that sum of distances from 2 points such a way that, क्या लिखा? Such a way that the sum of distances from 2 points is always constant, then path of the particle is elliptical, and two fixed points are called focus या focal point, and two fixed points are called focal points या focus या foci, जो भी मन करे वो बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलो, ये चित्र बनाना पसंद करेंगे आप? बनाना तो पड़ेगा, तो बनाइए। वापस से एलिप्स पढ़िए। इसे लिखने के बाद आप लोगों को एक और चित्र बना लेना चाहिए। भोले बच्चे बेचारे। और तुम्हें प्रिपेयर कौन कराता है? मुझे देख के लग तो नहीं रहा कि अप्रूव होगी। ये प्लेनेट घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, सूरज फोकस पे है, तो थोड़ा अच्छा वाला चित्र बना लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वापस से बनाना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 माइनस, या इसको एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ R मिनिमम और इसको बोल देता हूँ मैं R मैक्सिमम। अगर आप देखेंगे तो R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम, ये दोनों मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का A और A, मतलब मेजर एक्सिस हो गई, मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 2A। ठीक है, आप R मिनिमम लिख सकते हो। वैसे R मिनिमम को लिखा जा सकता है A माइनस AE। आप समझे, टोटल ये A था, ये AE था, तो कितना बचा? A माइनस AE प्लस ये आपके पास कितना है? ये A है, ये है AE, तो हो जाएगा A प्लस AE ये ऐसे आप लिख के, मतलब कोई अगर प्रूफ करने को बोले कि R मैक्स और R मिन 2A कैसा है, तो यहाँ से प्रूफ कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही घटिया बात है जो मैंने बोली है, कोई सेंस नहीं इस बात का, बट इंपॉर्टेंट बात है कि R मैक्स और R मिनिमम का जो समेशन है वो कितना होगा? 2A। समझ गई बात? मतलब प्लैनेट और सन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो होगी 1 माइनस E इंटू ए, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी 1 प्लस E इंटू ए।
ये चाहो तो अलग से ऐसे लिख लो, आर मिनिमम हो जाएगा 1 माइनस ई इंटू ए एंड आर मैक्स हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू ए। ठीक है, ओके। चलो भाई, तो ये आपका पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट खत्म होता है। दूसरे लॉ की तरफ चलेंगे। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, छाप लिया। दूसरी हेडिंग लिखी जाए, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। क्योंकि अब मैं अपना आलसी वाला रूप दिखाऊंगा। इसको कॉपी करूंगा और उसके बाद में से मिटा दूंगा। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट हो गया, लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ लिखा जाए, लॉ ऑफ एरिया। हाँ, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, अरे जब मॉब बताएंगे तब बनाना, अभी क्यों बनाओगे? अभी तो बस ये लिख के ख़त्म करो। सेकंड लॉ डेफिनेशन डाल दो, लॉ ऑफ एरिया लिख लो। मिटा दूं? अरे सेकंड लॉ ऐसा कहता है कि यार आप ना, एरिया का मतलब ऐसा है कि किसी भी इक्वल टाइम में जो भी प्लेनेट है वो इक्वल एरिया कवर करेगा। इक्वल एरिया कवर करने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये सोचो कि ये टाइम टी है, टी टाइम में ये प्लेनेट यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, तो इसने जो इस सूरज के साथ जो एरिया बनाया वो इतना एरिया हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? इतने ही टी टाइम में अब मैं इसको कहीं भी मूव करूँ, अगर मान लो इतने टी टाइम में यहाँ से लेके ये, या थोड़ा अच्छा बना दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो ये जो एरिया होगा सेम टाइम टी है, इस एरिया का नाम A1 और इस एरिया का नाम A2 रखा जाए, तो ये कहेगा कि देखो सेम टाइम में सेम एरिया ये कवर करेगा। इसका मतलब A1 और A2 आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। आया ना? इस बात को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। जो इसकी एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। एक लीनियर वेलोसिटी तो समझते हो, लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है? dx या dl बाई dt। एरियल वेलोसिटी हो जाएगी dA बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लिया जाए। ए लाइन जॉइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन, ए लाइन जॉइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन sweeps out equal areas in equal intervals of time. That means its aerial velocity is constant. That means its aerial velocity is, ये एरियल स्पीड, वेलोसिटी शब्द गलत है, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाएगी, एरियल स्पीड लिखना चाहिए। एरियल स्पीड इज कांस्टेंट, एरियल स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, चलो थोड़ा गणित गणित सीखे, थोड़ा मैथ्स। देखो यार, थोड़ा मैथ्स ऐसा है कि तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करोगे और पेट में दर्द नहीं करोगे अपने। मैं एक छोटा सा नया एरिया लेता हूँ, ये एरिया,
जे एंगल है डी थीटा, ये डिस्टेंस है आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर डी थीटा होगी कि नहीं होगी? इसमें कोई डाउट है क्या तुमको? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम तो समझदार हो। तुमको मैं बोल रहा हूँ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है डी थीटा, आर्क मुझे निकालना है, जो भी आर्क है इसका, इसकी वैल्यू मैंने डी एल बोल दिया, तो ये हो जाएगा डी एल, और रेडियस है मेरे पास आर, तो डी एल की वैल्यू आर डी थीटा हुई कि नहीं हुई? आप समझ में आ गया? ठीक। अब मैं आपके सामने इस सूरज का नाम रख देता हूँ, क्या नाम रख दें सूरज का? एस रख दें। इसका नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम रख देते हैं बी। तो मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ए बी। तो बच्चे बोलेंगे देखो सर ये हो जाएगा हाफ बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट दैट इज एस ए या एस बी, जो भी बोलना चाहो, क्योंकि बहुत छोटा सा एंगल है तो एस ए और एस बी की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। तो इसको मैं बोल दूंगा हाफ, ए बी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ए बी इज आर डी थीटा, ए बी डी एल के बराबर है, और एस ए की वैल्यू किसके बराबर है? आर के। तो फॉर्मूला बन गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, ये आ गया एरिया। अब अपन को एरिया नहीं चाहिए था, अपन को चाहिए था एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड। तो एरियल स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है डी ए बाई डी टी, क्योंकि सिंपली टाइम के रेसिप्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या हुआ करता था? ओमेगा। तो ये बन गया हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा आर इंटू वी, आया ना? तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया एरियल स्पीड का। ठीक है जी, छाप लेंगे। बार बार एलिप्स बनाना पड़ रहा है आप लोगों को।
तो अभी तक अपन ने जो किया है उसमें अपन ने एंगुलर मोमेंटम बस किया है। वेट वेट वेट, ओके। आई थिंक जिसमें पिछले शायद आवाज़ नहीं आई थी ना थोड़ी देर के लिए, तो मुझे नहीं पता कहाँ से नहीं आई। बाकी इस स्लाइड में जो लिखा है वो अपन ने डी ए बाई डी टी में एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एम वी आर अपॉन टू एम लिख दिया है। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, तो डी ए बाई डी टी का फॉर्मूला बन गया एल अपॉन टू एम। तो यहाँ पे अगर वापस से देखा जाए तो हमने देखा कि इस सन से पास करने वाला नेट फोर्स जीरो है, या जिस सन से पास करने वाला जो भी फोर्स है सन से पास कर रहा है इसकी वजह से टॉर्क जीरो है। सन के अबाउट टॉर्क जीरो है, इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो मैंने 2 पॉइंट्स लिए, पेरीहेलियन और एपहेलियन। पास वाले को पेरीहेलियन और दूर वाले को एपहेलियन कहते हैं। तो यहाँ से सूरज की दूरी आर मिनिमम, यहाँ से सूरज की दूरी आर मैक्सिमम। और जहाँ पर अगर हमने देख रहे हैं कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है मतलब एम वी आर कॉन्स्टेंट है, मतलब मास तो कॉन्स्टेंट रहना ही है, मतलब वी आर कॉन्स्टेंट है। अगर वी ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, आर ज़्यादा होगा तो वी कम होगा। यहाँ पर आर ज़्यादा है तो वी कम है, यहाँ पर आर कम है तो वी ज़्यादा है। उस बात को मैंने वापस से L1 इज इक्वल टू L2 करके लिख दिया है। आर मैक्स वी मिन, आर मैक्स आर मिन वी मैक्स एंड आर मैक्स वी मिन। आर मिन अपॉन आर मैक्स इज इक्वल टू वी मिन अपॉन वी मैक्स। एंड आर मिनिमम की वैल्यू 1 माइनस ई इंटू ए होती है, आर मैक्सिमम की वैल्यू 1 प्लस ई इंटू ए होती है। कचाक कचाक 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। आगे बढ़ेंगे और अगली चीज़ देखेंगे। चलो भाई, तीसरा नियम देखा जाए। तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड, PERIOD। The square of the period of revolution, the square of the period of revolution of any planet around the sun, of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical path, semi major axis of its elliptical path। डन, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मस्त आराम से प्लेनेट घूम रहा है तो एक चक्कर पूरा करेगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो उसका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो तुमको पहले से पता है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये कह रहा है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होगा। सेमी मेजर एक्सिस ए के बराबर थी, तो ये बोल रहा है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। लेकिन जरूरी थोड़ी है हर बार जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकली हो। जैसे सूरज के चारों तरफ जो प्लेनेट घूम रहे हैं उनकी ऑर्बिट ही तो इलिप्टिकल है। जैसे लेकिन अगर जैसे अर्थ के चारों तरफ अगर जो मून घूम रहा है उसकी ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर है। तो अपने को क्या करना है कि अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो उस केस में जो टाइम पीरियड है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उसमें ए तो होगा ही नहीं। बस ये 2 बातें याद रखनी है, हो गया तीसरा लॉ खत्म। छाप लो, आसान था ये तो। इसके बाद से अब ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। आपके ग्रेविटेशन में अगर एनसीईआरटी में बात करी जाए तो एनसीईआरटी में इन भोले बच्चों ने केपलर्स लॉ दिया है। केपलर्स लॉ के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशन के बारे में बताया है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है। और उसके बाद इन प्यारों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, पोटेंशियल के बारे में बताया है, अर्थ की सैटेलाइट के बारे में बताया है।
उसके बाद एस्केप वेलोसिटी वगैरह नहीं बताया गया? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बताया है, बताया है। नहीं बताया तो भी मैं तो बताऊंगा ही, तो तुम तो रिलैक्स रहो। हेडिंग लिखी जाए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था ये? किसने दिया था? न्यूटन ने। तो इसकी वजह से इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। बेटा और वो अगर 20 साल जी जाता ना तो सारे लॉ वही देता दुनिया भर के। यूनिवर्सल लॉ का मतलब है कभी ये गलत होने वाला नहीं है। ये लॉ ऐसा कह रहा है कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके पास मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल। अगर एक बॉडी के पास मास m1 है, दूसरी बॉडी के पास मास m2 है, इनकी बीच की दूरी r है, तो इनका जो एक दूसरे पर ये जो फोर्स लगा रहे होंगे वो फोर्स एक तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, हमने कहा ओके, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो, या मैग्नीट्यूड अगर नहीं भी बताएं तो पहले अगर बताएं तो जो फोर्स है वो एक तो उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर आप इस सब को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो आता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी न्यूटन ने नहीं दिया था, ये जी दिया था प्रैक्टिकली शायद कैवेंडिश ने दिया था, अगर मैं जहाँ तक नाम मुझे सही मैं याद रख पा रहा हूँ तो, है ना। तो ये F इज इक्वल टू Gm1m2 बन गया। ये जो G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो यार, अब ना तुम लोग को कोई एक उल्लू बनाता है, वो कहता है कि जी किस पे डिपेंड करता है, तो जी किसी पे डिपेंड नहीं करता। जी की वैल्यू फिक्स है हमेशा, जी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये दिमाग में सेट सोचने ही मत कभी, जी किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जी के बारे में मैं लिख देता हूँ ऑलवेज कांस्टेंट, खत्म। कोई बोले कि मास बढ़ा दिया, डिस्टेंस घटा दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जी हमेशा कांस्टेंट है। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन निकाली जाए तो डायमेंशन अगले पेज पे निकालें, यहीं लिखते हैं, डायमेंशन आगे अगले वाले पेज पे निकाल देते हैं। तो जैसे इसकी अगर डायमेंशन की बात करें जी के, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? न्यूटन की मतलब फोर्स, फोर्स मतलब mLT-2, मीटर स्क्वायर मतलब L2, और मास मतलब m2। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है m⁻⁻1 L3T-2। डायमेंशन आ गई। पहली बात तो डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे, जी जी कांस्टेंट है हमेशा, और उसकी वैल्यूज मुझे पता चल गई। ये अपन ने नॉर्मल फॉर्म इसकी पढ़ ली, और वेक्टर फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म भी देख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे देखेंगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो m1 मास है इसकी पोजीशन r1 है, m2 मास है इसकी पोजीशन r2 है, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो अब अगर ये एक दूसरे पर जो भी फोर्स लगाएंगी, ये F, ये इस पर फोर्स लगाएगा F, इसको मैं R21 नाम दे देता हूँ। डिस्टेंस 2 और 1 के बीच की डिस्टेंस है, तो R21 वेक्टर नाम हो गया। अब ये जो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब समझ गए? मैंने F12 क्या बोला? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 कितना हो गया? फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैसे तो मुझे ये लिखना चाहिए आइडियली, हो जाएगा Gm1m2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? या तो इसको कैप लगा दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई R21 का होल स्क्वायर
R21 वेक्टर अपॉन R21, तो यही वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GM1 M2 डिवाइडेड बाई R21 का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। चमक गई बात। तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सिंपल वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं अपन, इसमें कोई भी महान काम हमने नहीं किया। अब बात करें प्रॉपर्टीज जो भी इस फोर्स की रहती हैं, तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा, हमेशा। दूसरी चीज, जिसके पास मास है वो फोर्स लगा रहा है, मतलब मेरे पास मास है, पूरी बॉडी है, अब दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब ये दीवार भी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, ये वाली दीवार भी अपनी तरफ खींच रही है, ये कैमरा अपनी तरफ खींच रहा है, ये लड़का अपनी तरफ खींच रहा है, ये बेंच अपनी तरफ खींच रही है, ये लड़की अपनी तरफ खींच रही है, हर कोई मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आइडियली कोई चल क्यों नहीं रहा है? अगर तुम देखो तो तुम्हें तो हर कोई खींच रहा है। जब तुम अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो अर्थ इतनी तेज खींचती है कि तुम नीचे गिर जाते हो, लेकिन जब मैं और दीवार मुझे खींच रही है तो मैं खींच के इस दीवार में क्यों नहीं घुस जा रहा हूं? तो उसके पीछे का कारण है कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। इस दीवार का और मेरा मास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मेरी बॉडी पे कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाए। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब हर कोई अपनी तरफ ही खींच रहा है तो इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन सेट हो रही है, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, नेट फोर्स जीरो। लेकिन अगर तुम ये नहीं भी मानते हो तो भी तुम देखो कि जी की जो वैल्यू है उसमें 10 की पावर कितनी है, -11। अब अगर इसको कंपनसेट करना है, अगर तुम्हें 1 न्यूटन फोर्स भी लगाना है 1 मीटर डिस्टेंस रख के, तो तुम्हारा इन पे जो लगने वाला जो मास है वो 10⁻+11 की रेंज में होना चाहिए इनका प्रोडक्ट M1 M2 का। तो 10⁻+1 1 लाख होता है 10⁻5, 10 लाख होता है 10⁻6, 1 करोड़ हो गया 10⁻7, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है 10⁻8। अभी 10 करोड़ तो केजी में बात कर रहा हूँ, 2 बॉडीज हैं जिनके मास का प्रोडक्ट है 10 करोड़ केजी, तब जाके उनमें जो फोर्स है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है 10⁻8, और जब 10⁻−12 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 10⁻−3 होगा। तुम सोच पा रहे हो दिमाग से? अरे हाँ ना। तो मतलब मासेस बहुत ज़्यादा, ये ऐसा है कि छोटे मोटे मासेस में तो कभी लगने वाला है नहीं, ये तभी अपने को फील होगा जब अपने पास मास इस अर्थ के साइज के, अर्थ के वेट के बराबर होगा। ये प्लैनेट्स के बीच में ही लगेगा, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाला नहीं है। एटलीस्ट उनमें से एक प्लैनेट होना जरूरी है। समझ गई बात? स्टेटमेंट लिखा जाए, स्टेटमेंट लिख लिया जाए तो स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, every particle in the universe attracts all the particles. Every particle in the universe attracts all the particle with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है? अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की भी एक खासियत है, ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही लग सकता है, जिन्हें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे एक तो स्फेरिकल हो गए ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल हो गए और दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, इन्हीं के लिए लग सकता है, बाकी के लिए फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। इसका रीजन समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, दूसरा ऑब्जेक्ट है ऐसा, अब कौन से पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करोगे इनमें? हर पॉइंट की डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से अलग अलग होगी, तो आर में क्या रखोगे? इस कंफ्यूजन की वजह से ये फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करता। तो ये स्फेरिकल और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, तो इस बात को भी लिख देंगे।
कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले की, है ना? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर spherical symmetric masses, spherical symmetric masses और point masses. अब सब कुछ छाप लो. वो जितना लिख लिया है ना उससे आगे चलना चाहिए, उतना जगह छोड़ के बाद में लिख लेना चाहिए. लिखी जाए प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स या के बारे में हम बात कर रहे हैं. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर बिटवीन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू masses. Next, it is central force. It is central force. Next, it is conservative in nature. It is conservative in nature. अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो इसका मतलब वो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अपन डिफाइन करेंगे, तो इसमें आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट, वर्क डन along a closed path by this force. Work done along the closed path by this force is always 0. क्यों? कंजर्वेटिव नेचर का है. नेक्स्ट, it is weaker than electromagnetic and nuclear forces. It is weaker than electromagnetic and nuclear forces. Nuclear forces, electromagnetic and nuclear forces. और it follows principle of superposition. It follows principle of superposition. Superposition का मतलब क्या है? It follows principle of superposition. क्या मतलब है सुपरपोजिशन का? एक पॉइंट पे एक मास ने कुछ फोर्स लगाया, दूसरे ने दूसरा लगाया, तीसरे ने तीसरा लगाया, चौथे ने चौथा लगाया, तो उस पॉइंट मास पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4. उन चारों का वेक्टर समेशन करना, उसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेंगे. तो आप चाहो तो इसमें एक चित्र बना सकते हो. चित्र ऐसा बना लो, हमने कुछ पॉइंट मासेस ले लिए. हाँ, क्या कह रही बेटा? ये मैंने एक मास लिया, छोटा सा पॉइंट मास m0, और उसके चारों तरफ मैंने कुछ मासेस रख दिए. मैं m0 पे सिर्फ फोर्स लिख रहा हूँ, तो m0 पे फोर्स हो जाएगा f1 वेक्टर का वेक्टर एडिशन, f2, f3 एंड f4 एंड f5, इन सब का वेक्टर एडिशन हो जाएगा. यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सिंपल. हाँ जी, वो भी सब पे लगा रहा है मुझे, लेकिन उनका इफेक्ट नहीं देखना, क्योंकि मुझसे उसने सिर्फ m0 पे फोर्स की बात करी है. वैसे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअल में अगर तुम्हें बताएं तो देखो, इस वाले पेन से बता रहे हैं, ये लिखना हुआ था ना. जैसे इसने इस पे F1 लगाया तो ये भी इस पे F1 लगा रहा होगा,
ये वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा कुछ, ये वाला भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। मतलब तुम्हें तो सारे, हर पार्टिकल, हर मास दूसरे मास पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ किसका देखना है, एम नॉट का। तो बस मैंने वो एम नॉट का इसीलिए लिखा है, एफ नेट ऑन एम नॉट। ठीक है, फटाफट दो चार क्वेश्चन निपटाते हैं। डिस्टेंस पे कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं इफेक्ट था। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। हमेशा ये एक्शन रिएक्शन पेयर में ही डेवलप हो रहे हैं जो भी फोर्सेस हैं, क्योंकि अगर एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया तो दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ये बात अपन ने लिखा दी, ठीक। तो अब आओ क्वेश्चंस का दौर शुरू करें। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका मास है 110 kg और इसका मास ले लेते हैं अपन 20 kg। इनके बीच की दूरी डाल देते हैं अपन 2 किलोमीटर। हमसे पूछा है इसका नाम ए, इसका नाम बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सॉल्व करो फटाफट, इतना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। उसका भी सोल्यूशन का वेट करोगे क्या? इसके क्वेश्चंस हमेशा इजी इजी होंगे। कितना आंसर आया? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे यार। ये है, हाँ। कितना आ रहा है इसे सॉल्व करके? अच्छा, कैलकुलेशन सर मेरी बहुत अच्छी है, तो सर आप अपने हिसाब से देख लो। तो हो जाएगा 6.67, यहाँ से हो जाएगा ये 2, तो नीचे से 1 2 कट जाएगा, तो नीचे बाई 2 आ जाएगा। ऊपर 2 है, ऊपर 2 है और नीचे 6 हैं, तो ऊपर बचे 4, तो माइनस के 4, तो माइनस का 15। ये आ रहा है आंसर। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ऐसा आ रहा है। यही आ रहा है क्या? तो -7 कैसे होगी? किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 3 दूनी 6, ऊपर के 2, तो 6। ये ऐसे समझ लेना, 6 और 2 तो कितने बचे, नीचे 4, ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4, -11 -4 कितना होता है, -15। तुमने जोड़ दिया है, गंदा बच्चा। ठीक है, चलो, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी काम नहीं था। अब आओ, अब करेंगे बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले लेंगे एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे हम एक मास रख देंगे, पॉइंट मास, जिसका मास m m m m ऐसा रख देंगे। इसकी साइड L ले लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे, इसका ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर पे भी एक मास रख देंगे 2m, और पूछेंगे
Find force on mass 2m. Find force on mass 2m. Force on mass 2m ऐसा हमसे पूछा है. आप लोग करेंगे, मैं करूं? आप लोग कर लेंगे? तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर लेंगे. फिर तो अगला क्वेश्चन दे देता हूं मैं. अगले क्वेश्चन में एक स्क्वायर ले लेते हैं. एम 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 एल और एल. ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा. किसी पे भी एक इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ. ए बी सी डी. फाइंड फोर्स ऑन ए. ए पे कितना फोर्स लग रहा है ये चाहिए. दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे, सॉल्व कीजिए. आओ भैया देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है. मतलब आप लोगों ने आंसर इसका पता नहीं क्यों नहीं निकाल पाया, मुझे नहीं पता है. ये 2f और m इनके बीच की ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये दूरी सब में इक्वल रहेगी r. चाहे तो बच्चे इस दूरी को भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना है. ये डिस्टेंस l/2 होती है, ये एंगल 30 डिग्री है. तो मैं बोल दूंगा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसका नाम चाहो तो ए बी सी रख दो. तो इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं यहाँ पे cos 30 लगा दूँ तो बच्चे बोलेंगे देखो सर cos 30 होता है बेस बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस. तो r की वैल्यू हो जाएगी सर l/2 डिवाइडेड बाई cos 30. cos 30 होता है सर √3/2. तो r की वैल्यू हो जाएगी सर l/√3. ठीक है. तो कोई r पूछे तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया. खैर वापस से फिजिक्स के क्वेश्चन पे आते हैं. तो फिजिक्स का क्वेश्चन ये था कि इसने इसको अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ. हमने कहा हाँ. तो इसने मान लो F से अट्रैक्ट किया. इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया होगा, इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया होगा. तो सेंटर वाले फोर्स पे सेंटर मास पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं वो सारे फोर्सेस मुझे पता हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि F की वैल्यू है Gm इंटू 2m डिवाइडेड बाई r². ये भी m2mr है, ये भी m2mr है, ये भी m2mr है. इसका मतलब ये फोर्स भी F रहेगा और ये फोर्स भी F रहेगा. लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? ये F क्यों रहेगा. ठीक है. अब दूसरी कहानी यहाँ पर एंगल खेलते हैं. ये एंगल 90 है, 30. तो ये एंगल कितना हो गया? तो ये एंगल भी कितना हो गया? 60. अब हम यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स कर लेते हैं. तो बच्चा पार्टी यहाँ पर इस f के कंपोनेंट हो जाएंगे f sin 60, यहाँ पर हो जाएंगे f cos 60. ठीक है. सिमिलरली इस f के इधर कंपोनेंट हो जाएंगे f sin 60 और इधर हो जाएंगे f cos 60. तो cos 60 कितनी बार हो गया नीचे? 2 बार. अगर तुम चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ पर देखो, तो इस सेंटर वाले B पॉइंट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स F लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है 2F cos 30 cos 60, क्योंकि F cos 60 कितना हो गया? ट्वाइस. तो 2F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. तो ये भी किसके बराबर हो गया? F के. अब खुद सोचो, ये ऊपर की तरफ F है, नीचे की तरफ F है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. तो मैं नेट फोर्स मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा F माइनस F मतलब 0. वाह, चमक गई बात. हाँ इजी क्वेश्चन था. ठीक है. इसी का ही एक दूसरा वर्जन भी है. ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप लोग? कर लिया ना. इसका एक और दूसरा वर्जन है. मैं आपसे कह रहा हूं कि
लिख लो फिर बताते हैं, फिर एक साथ दोनों ही बता देंगे। इसके सेकंड पार्ट में ऐसा लिख लो कि फाइंड फोर्स ऑन ए। अभी सेंटर वाले पे पता कर लिया, ए वाले पे पता करते हैं। तो आपको चित्र वापस से बनाना पड़ेगा, ये चित्र वापस से बना लो, उसके लिए जगह छोड़ के चित्र वापस से बना लो। मैं इसे मिटा रहा हूं। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब चलो सीखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, इसका नाम मैंने एफ दे दिया। तो अब मेरे लिए, अब इस सेकंड पार्ट में जो एफ मैंने माना है वो एफ हो गया मेरे लिए जी m1 m2 अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एल। इसको मैं F1 नाम दे दूंगा तो F1 हो जाएगा। सेम ये वाला जो मास है ये भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, जो कि फोर्स हो जाएगा अगेन F इज इक्वल F1। ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी M M और L के बीच में। तीसरा जो फोर्स है वो तीसरा मास मैंने यहां रखा था 2m, यही तो क्वेश्चन था। चौथा मास मतलब, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। इस बार मास चेंज है और बीच की डिस्टेंस भी चेंज है, तो इसका नाम मैंने F2 रख दिया। तो मेरे लिए जो F2 हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम 2m अपॉन आर स्क्वायर। और r की वैल्यू मुझे पता है, अभी मैंने निकाल रखी है L अपॉन √3। इतना चमक गया। अब तुम्हारे पास कितने फोर्स हैं इस ए पॉइंट पर, 3। इन तीनों को ही तो रिजल्टेंट चाहिए। खुद सोच के बताओ, अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या था? ना 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 ना, हाँ तो उस केस में जो तुमने रिजल्टेंट वेक्टर्स का निकाला √a² + b² + 2ab cos थीटा में, जब a और b बराबर हो जाएं, जब a और b बराबर हो जाते हैं तो उस केस में फॉर्मूला बनता है 2a cos θ/2। क्या फॉर्मूला बनता है? 2a cos θ/2। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर एफ नेट निकालने पे। तो एफ नेट में मैं लिखूंगा 2f1 cos 60/2। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आया? हाँ है ना। तो तुमने किसका रिजल्टेंट निकाल लिया? तो देखो, तुमने जो रिजल्टेंट निकाल लिया, इस F1 और इस F1 का रिजल्टेंट निकाला, जो कि इस एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। तो वो वैल्यू कितनी है? 2f1 cos θ/2। दूसरा यहाँ पर आएगा आपके पास F2, क्योंकि F2 और ये F1 का रिजल्टेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों का समेशन ही आएगा। खत्म होगी बात। ठीक है, तो वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जाएगा 2f1 cos 30 कितना होता है? √3/2 प्लस F2। तो मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास F1 √3 प्लस F2। ओके, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो F नेट हो गया Gm² / L² इंटू √3 प्लस F2 की वैल्यू मेरे पास 2Gm² / R की वैल्यू भी डाल देते हैं। तो Gm² अपॉन L² कॉमन आ जा, या Gm² कोई बाहर ले लो अभी, तो ये बचेगा √3/L² प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन R²। तो Gm² √3 / L² प्लस 2, R की जगह L अपॉन √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा Gm² अपॉन L² बाहर, अंदर बचेगा √3 प्लस 6। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा।
डन। क्या नहीं समझ आया? तुम्हारे मुंह पे 14 क्यों बज रहे हैं? समझ में आया? तो मतलब फिजिक्स तो खत्म हो गई बहुत पहले, पूरे का पूरा मैथ से। दो क्वेश्चन और कराना चाहता हूं मैं, एक ये और इसके बाद एक और, बस। फिर अगली क्लास से मैं मोशन अंडर ग्रेविटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ाऊंगा। आप लोगों को स्कूल में क्या कराया था ये सब? अच्छा, एक लेक्चर में खत्म हो गया था ना? चलें आगे। हाँ, वो क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन ये था दोस्त कि अपने पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे हमने एक मास को रख दिया है और हमसे नेट फोर्स पूछा गया है किसी भी एक मास पे। इस ए वाले पे पूछा गया था स्पेशली, ए बी सी डी ऐसा था ये एल था, ये एल था। तो सुनो मेरी बात, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बस वेक्टर का थोड़ा इस्तेमाल है तो नजरें बोर्ड पे रखना। पहली बात, इसको कौन कौन खींचेगा? जितने मासेस हैं, कितने मास बचे हैं? 3, तो तीनों इसको खींचेंगे। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, और ये वाला इसको मिलाने वाली लाइन मतलब डायगोनल के अलोंग खींचेगा। तीनों की डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। एम, एम और एल, इसका नाम मैंने F1 रख दिया, किसी के पेट में कोई भी दर्द नहीं होगा, तो F1 की वैल्यू हो गई G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली ये भी एम, एम और ये एल है, तो इसकी वैल्यू भी F1 के बराबर हुई। लेकिन ये देखो तो यहाँ पे रायता फैल गया। ये डिस्टेंस टोटल कितनी होती है डायगोनल स्क्वायर का? √2l। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कुछ अलग होगा, F2 होगा। तो जरा F2 को लिखा जाए, तो बच्चे फिर लिखेंगे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हो जाएगा G m² डिवाइडेड बाई 2l²। या इसको थोड़ा और समझदारी से लिखो तो इसको F1/2 लिख सकते हो। हाँ है ना? क्योंकि ये G m² अपॉन l² F1 ही तो है, तो ये F1/2 भी लिखा जा सकता है। खैर, अपन को अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, अपन को सिंपल सोचना है। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि ये F1 है, ये F1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? तो एंगल बाई सेक्टर पे होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल बाई सेक्टर पे आएगा, तो रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। तो मैं बात करूंगा F ऑन A कितना हो जाएगा। यार वेक्टर तो हटाओ, वेक्टर की तो जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्शन तो पता है। तो A पर कितना हो जाएगा? तो F2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होता है? √2 टाइम्स A, और A रिजल्टेंट तो √2 है 90 डिग्री एंगल पे। या तुम चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। फॉर्मूला क्या था? 2a cos θ/2। तो बच्चे लिख देंगे F2 प्लस 2F1 cos 45 1/√2। तो जिसको मैंने डायरेक्टली बोल दिया था F2 प्लस √2F1। ठीक है ना? तो F2 की वैल्यू डाल देंगे। तो F2 की वैल्यू मुझे पता है पहले से कितनी है, F1/2 प्लस √2F1। यहाँ से F1 बाहर निकाल लेंगे, तो 1/2 प्लस √2 इंटू F1। अब F1 की वैल्यू डाल देंगे। तो इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। F1 अपन ने निकाला है Gm² अपॉन l²। हो गया सॉल्व। ठीक है, आसान है, छाप लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे। बच्चों नहीं है? हाँ तो बस छोटू छोटू। इसके बाद चैप्टर ही, इसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो गया ना। एक छोटू सा है बस, सर्कुलर मोशन का। अब जैसे मान ले एक एक छोटा सा एक मास है, दूसरे मास का राउंड घूम रहा है, तो उसका ओमेगा निकाल लेते हैं बस, है ना? 2 मिनट की बात है, अभी कर लेंगे।
पैर में क्या हो गया? हम्म। हो गया। चलो, अब मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मैं कराने की इच्छा रखता हूँ। इसको चाहें तो छोटा कर दें, इसी पेज पे कर दें, अब ताकि लिखने वाले लोग लिखते भी रहेंगे इधर। देखो यार, जो क्वेश्चन मैं दूसरा जो बोल रहा हूँ कराने की, वो ऐसा है कि ये एक प्लेनेट है, इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। इस प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है। ये स्मॉल एम मास की एक सैटेलाइट है, ये अर्थ मान लो। अर्थ के सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आर है, मतलब इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो आर है। आर रेडियस की ऑर्बिट में घूम रही है एक सैटेलाइट छोटी सी। इसके दो पंख बना देते हैं, सैटेलाइट है तो ऐसे, एक पंख ये गया, दूसरा पंख ये गया। समझ में आ रही होगी, उड़ रही है ना? हाँ। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये v पता करना है। फाइंड स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ये आगे आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे, है बहुत आसान। तो सबसे पहले ये सोचना है कि आखिर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो इसको घुमा कौन रहा है। तो कोई घूम रहा है तो उसको घुमा रहा है, हमें ये बात पता है। तो इस m मास की सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही होगी, ये भी अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, लेकिन अर्थ पे उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ का। तो मैं बोलूँगा इस पर लगने वाला जो भी फोर्स है, दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स तो ग्रेविटेशनल पुल ही है जो इसको घुमा रहा है, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कट गया तो मेरे पास आ गया, इस आर से ये आर कट गया तो वी आ गया मेरे पास अंडर रूट जी एम बाई आर। इसी को आप ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन तुम जिसको घुमा रहे हो उसी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तुम सैटेलाइट चाहे 1 kg की घुमाओ चाहे 10,000 kg की घुमाओ, इस पे इसकी ऑर्बिटल स्पीड पे कोई फर्क नहीं है। अगर तुमको पर्टिकुलर हाइट पर एक सैटेलाइट को घुमाना है तो उसकी स्पीड फिक्स है, ये इतनी हाइट पे घुमाना है तो इसकी पर्टिकुलर इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। समझ गए बात को? हालांकि इससे आगे अपन और भी डिस्कशन करेंगे अगली कक्षाओं में। हमने फोर्स से रिलेटेड सारा डिस्कशन कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, और इसके बाद अब बचा है इसमें सैटेलाइट। ये 3 चीज़ें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।